हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे अल्टरनेटर। आज हम पढ़ेंगे अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन या आर्मेचर प्रतिक्रिया। हमने पिछले वीडियो में वाइंडिंग्स को कंप्लीट किया था अल्टरनेटर की। उसमें हमने केपी केडी फैक्टर पढ़ा था, तो उसमें कुछ बाकी रह गया था थोड़ा सा। केपी का मान इकाई से कम होता है और केडी का मान डिस्ट्रीब्यूशन यानी केडी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इसका मान भी इकाई से कम होता है। का मान भी इकाई से कम होता है। और अल्टरनेटर ईएमएफ प्रति फेज, अल्टरनेटर ईएमएफ प्रति फेज का फॉर्मूला है 2.22 केपी केडी 5F जेड वोल्ट, जिसमें प्रति फेज तो इसको जब फॉर्म फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4.44 केपी केडी 5F जेड वोल्ट। तो क्या क्या है इसमें? केपी पिच फैक्टर, केडी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, 5 टोटल फ्लक्स, एफ फ्रीक्वेंसी और जेड आर्मेचर चालकों की संख्या। तो ये हमारी ईएमएफ इक्वेशन है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है। अब हम करेंगे आज आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर प्रतिक्रिया हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में आर्मेचर रिएक्शन। अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन, जैसे हमारे डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर रिएक्शन हो रही थी उसमें कुछ प्रभाव पड़ रहे थे कि विचुंबकन या चुंबकीय प्रभाव, क्रॉस चुंबक। तो डीसी जनरेटर में क्रॉस चुंबकीय और विचुंबकीय प्रभाव पड़ता है और अल्टरनेटर में हमारे विचुंबकीय, चुंबकीय और क्रॉस चुंबकीय तीनों प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। वो कैसे पड़ते हैं अभी देखते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। आर्मेचर प्रतिक्रिया कहते किसे हैं? आर्मेचर प्रतिक्रिया, आर्मेचर प्रतिक्रिया मेन फ्लक्स यानी मुख्य फ्लक्स या फील्ड फ्लक्स, क्षेत्र फ्लक्स जिसको कहते हैं हिंदी में, के वितरण पर आर्मेचर फ्लक्स के प्रभाव को, फ्लक्स के प्रभाव को आर्मेचर प्रतिक्रिया कहते हैं। अब आर्मेचर प्रतिक्रिया में, आर्मेचर रिएक्शन में हम इसका जो कंपैरिजन है डीसी जनरेटर के साथ करते हैं, क्योंकि डीसी जनरेटर डीसी जनरेट करता है और ये एक अल्टरनेटर यानी प्रत्यावर्तक एसी जनरेट करने वाली मशीन है, तो इसे एसी जनरेटर भी कहते हैं। इसलिए बार बार उसी से कंपैरिजन किया जा रहा है। तो डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर रिएक्शन होता है, यहाँ पर स्टार बना के नोट कर लेते हैं। डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव दो तरह के होते हैं। विचुंबकन, पहला विचुंबकन जिसको कहते हैं डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजिंग, और दूसरा प्रभाव है क्रॉस चुंबकन। इसे क्रॉस चुंबकन या मैग्नेटाइजिंग कहते हैं। ये हमारे डीसी जनरेटर में दो तरह के प्रभाव होते हैं। इन शब्दों का अर्थ क्या है? विचुंबकन करना यानी डीमैग्नेटाइज करना, या फिर हम इसको समझने के लिए कह सकते हैं फ्लक्स को कम करना, फ्लक्स को कम करना। फ्लक्स को कम करने की कोशिश करता है। क्रॉस चुंबकन यानी दिशा का बदलना,
दिशा बदलना। मतलब समरूपता से चारों तरफ फील्ड आर्मेचर के चारों तरफ जो फ्लक्स वितरण होना चाहिए वो समरूपता से नहीं होता है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, इस तरीके से मतलब किसी पोल पर तो बहुत ज्यादा सघन हो गया है फ्लक्स, किसी पर कम हो गया है, इसको क्रॉस चुंबकन कहलाता है, मतलब वो अपनी दिशा भटक जाता है। ठीक है, ये है डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव। अब हमारे अल्टरनेटर में देख लेते हैं। मेन अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन मैं आपको वीडियो में कुछ पिक भी दूंगी आगे ऐड करके, तो उस पिक्स में भी आप देखना कि ये किस प्रकार फ्लक्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। आर्मेचर फ्लक्स और मेन फ्लक्स आपस में क्या संबंध रखते हैं, आप थोड़ा सा डायग्राम भी देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। तो ये अल्टरनेटर में जो आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव होते हैं वो 3 प्रभाव होते हैं। विचुंबकन यानी डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजिंग। दूसरा क्रॉस चुंबकन, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। तीसरा चुंबकीय, मैग्नेटाइजिंग। तो ये 3 तरह के प्रभाव होते हैं और इनको कैसे कम ज्यादा क्या किया जाता है ये हम अभी पढ़ेंगे। जो हमारे ये आर्मेचर रिएक्शन जो है अल्टरनेटर में, ये नो लोड ईएमएफ और आर्मेचर करंट के बीच अंतर है, यानी ये पावर फैक्टर पर आर्मेचर फ्लक्स का परिमाण और दिशा पर निर्भर करती है, परंतु ब्रूस की स्थिति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम देखेंगे कि ये पावर फैक्टर पर ये कह रहा है, मतलब जो हमारी आर्मेचर रिएक्शन होती है वो वोल्टेज और आर्मेचर करंट के बीच के अंतर को और पावर फैक्टर और फ्लक्स के परिमाण पर निर्भर करता है। तो पूरा पावर फैक्टर पर निर्भर कर रहा है। तो पावर फैक्टर कौन से, लैगिंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, लीडिंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और यूनिटी पावर फैक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम देखते हैं अल्टरनेटर में। यहाँ हम साइड में नोट लिख लेते हैं कि किस पर डिपेंड करता है जो आर्मेचर रिएक्शन है। ये इस यहाँ पर डॉट स्टार बना के, नो लोड ईएमएफ और आर्मेचर, शॉर्ट में लिख रही हूं, आर्मेचर करंट के बीच अंतर यानी अर्थात ये क्या कहना चाह रहा है, पावर फैक्टर पर आर्मेचर फ्लक्स का परिमाण, आर्मेचर फ्लक्स का परिमाण यानी उसका रिजल्टेंट और दिशा पर निर्भर करती है, और दिशा पर निर्भर करती है। हमें ये तो पता है कि हम जितनी जो करंट होती है वो फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जितनी हम करंट देते हैं उतना ही फ्लक्स जनरेट होता है। तो ये कहना चाह रहा है कि नो लोड ईएमएफ यानी वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज और आर्मेचर करंट के बीच के अंतर को प्रदर्शित करता है, कि डिफाइन करती है आर्मेचर रिएक्शन जो होती है। अर्थात पावर फैक्टर पर आर्मेचर फ्लक्स का परिमाण और दिशा, इन दोनों पर निर्भर करेगा हमारी आर्मेचर रिएक्शन। और जो ब्रूस लगे रहते हैं उनके स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर लिख देती हूं मैं, ब्रूसों की स्थिति पर, ब्रूसों की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम करते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं आर्मेचर रिएक्शन यूनिटी पावर फैक्टर पर, यूनिटी एट यूनिटी पावर फैक्टर।
आर्मेचर रिएक्शन का क्या प्रभाव रहता है यूनिटी पावर फैक्टर पर। यहाँ पर लिख रही हूं मैं साइड में, जो प्रभाव डालेगा वो होगा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का मतलब होता है फ्लक्स की दिशा को बदलना, मतलब कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा होना, मतलब वो अपनी दिशा से भटक जाता है, हालांकि वो संतुलित कर लेता है पूरा, पर अपनी दिशा से किसी पोल पर कम फ्लक्स है, किसी पोल पर ज्यादा है, तो उसको क्रॉस मैग्नेटाइजेशन या उसकी दिशा को बदलना कहते हैं। तो एट रिएक्शन आर्मेचर रिएक्शन एट यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर आप ITI में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनिटी पावर फैक्टर पर अल्टरनेटर में कौन सा प्रभाव होता है, तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। अब इसके बारे में हम देखते हैं। इकाई पावर फैक्टर पर आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण, आर्मेचर प्रतिक्रिया यानी मेन फ्लक्स पर और फील्ड फ्लक्स पर जो आर्मेचर फ्लक्स का जो प्रभाव पड़ता है वो आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है। तो क्या कह रहा है ये, इकाई पावर फैक्टर पर आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण अग्रगामी पोल यानी लीडिंग, अग्रगामी पोल, यहाँ लिख देती हूँ ब्रैकेट में लीडिंग, अग्रगामी यानी लीड करना, लीडिंग पोल पर फ्लक्स दुर्बल हो जाता है, दुर्बल यानी कमजोर, और पश्चगामी, आपकी बुक में या कहीं लिखा होगा ट्रेलिंग पोल या फिर पश्चगामी यानी लेगिंग, या लेगिंग और ट्रेलिंग एक ही मतलब है उसका। और पश्चगामी पोल पर सबल यानी अच्छा फ्लक्स जनरेट होगा। तो संपूर्ण फ्लक्स पर यानी उसके रिजल्टेंट फ्लक्स पर ये कह रहा है कि जब यूनिटी पावर फैक्टर पर होगा तो क्या होगा, आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण जो आगे पोल होगा उस पर तो थोड़ा कमजोर हो गया, और पीछे का पोल है वहां पर थोड़ा ज्यादा फ्लक्स जनरेट हो गया, पर इसका पूरे यहाँ पर संपूर्ण फ्लक्स पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ओर वृद्धि और दूसरी ओर फ्लक्स की कमी का संतुलन हो जाता है। एक और वृद्धि तो दूसरे ओर फ्लक्स की कमी का संतुलन हो जाता है। इसको हम थोड़ा सा और देखें। मैंने ये जो बताया आपको कि अग्रगामी पोल पर, यानी हमारे पास 2 पोल अल्टरनेटर है। इस तरीके से देखो आप, ये यहाँ पर थोड़ा सा बेस बता देती हूँ इसका कि ये हमारा ये इस तरीके से, तो ये पोल की तरह ना यहाँ पर हमारा फ्लक्स जनरेट हो रहा है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर यानी ये जो फ्लक्स जनरेट हुआ है ये हमारा लीडिंग पोल है, लीडिंग पोल यहाँ पर। तो ये फ्लक्स की जैसे ये 3 रेखाएं मैं बता रही, 1 2 3, मतलब कम, ये अपनी है तो उतना ही, पर ये थोड़ा सा इधर वितरित हो गया, मतलब अपनी दिशा भटक कर मेन जगह ना होकर जगह जगह ऐसे दूसरी जगह फ्लक्स जनरेट हो गया। जबकि यहाँ पर जो ट्रेलिंग पोल या पश्चगामी यानी लेगिंग पोल है वहां पर सघन हो गया है, सबल। तो ये क्या करता है, फ्लक्स तो संपूर्ण जो टोटल फ्लक्स है वो तो पूरा का पूरा है, कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा, तो इस तरीके से हो जाएगा, पर टोटल फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे इस तरीके से। ये आपको मैं पिक्चर लगा दूंगी उसमें वीडियो में, तो आप देख लेना। और संपूर्ण फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा, ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का क्या है, तो ये जो
इसमें क्या, जो यूनिटी पावर फैक्टर पर जो हमारे आर्मेचर फ्लक्स और मेन फ्लक्स का जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा, वेव फॉर्म इस तरीके से। ये छोटा बड़ा बन गया, सही बना लेना इसको इस तरीके से, यहाँ से 90 डिग्री से। ये डबल नहीं है, सिंगल ये ऊपर बनाया हमने समझाने के लिए। ये यहाँ से इस तरीके से, तो ये है हमारा मेन फ्लक्स और ये हमारा आर्मेचर फ्लक्स। तो यूनिटी पावर फैक्टर पर इस तरह हमारी तरंग जो आएगी वो इस तरीके से आएगी। और इसे हम फेजर में देखना चाहें तो ये इस तरीके से, ये आर्मेचर फ्लक्स और ये हमारा मेन फील्ड फ्लक्स और ये हमारा रिजल्टेंट आर। तो इस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। और इसके प्रभाव, कौन सा प्रभाव है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्मेचर रिएक्शन अल्टरनेटर में यूनिटी पावर फैक्टर पर क्रॉस कौन सी होती है, कौन सा प्रभाव डालता है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन डालता है। और या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव कौन से पावर फैक्टर पर होता है, यूनिटी पावर फैक्टर पर होता है। सेकंड देखते हैं हम, आर्मेचर रिएक्शन एट जीरो लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग यानी पश्चिगामी, लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग पावर फैक्टर पर होता है डीमैग्नेटाइजिंग। कौन सा प्रभाव होगा, डी, ये यहाँ पे डबल अंडरलाइन कर लीजिए आप, डीमैग्नेटाइजिंग यानी विचुंबकन प्रभाव होता है जीरो लैगिंग पावर फैक्टर पर। अब इसमें क्या है देख लेते हैं हम। इकाई पावर फैक्टर पर तो क्या था, ईएमएफ पे धारा दोनों मैक्सिमम होती है। ये देखो दोनों 90 डिग्री है ना, यहाँ से ये हमारा फ्लक्स मेन फ्लक्स है, ये आर्मेचर फ्लक्स है, दोनों मैक्सिमम। इकाई यहाँ पर लिख देती हूँ, इकाई पावर फैक्टर पर ईएमएफ व धारा दोनों मैक्सिमम जबकि जीरो लैगिंग पावर फैक्टर पर ईएमएफ मैक्सिमम यानी अधिकतम और आर्मेचर करंट शून्य होगी। मैक्सिमम पर ईएमएफ मैक्सिमम पर आर्मेचर करंट शून्य होगी, क्योंकि ये क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो क्या, अतः मैक्सिमम आर्मेचर करंट के लिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये जीरो लैगिंग पावर फैक्टर पर ईएमएफ तो हमारा मैक्सिमम होगा और आर्मेचर करंट होगी शून्य। क्यों होगी, क्योंकि इसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा। ये है हमारा मेन फ्लक्स और इसके जस्ट अपोजिट होगा हमारा आर्मेचर फ्लक्स। अब इसको फेजर डायग्राम में जब हम देखेंगे तो क्या, ये हमारा है मेन फील्ड फ्लक्स, ये हमारा उसी डायरेक्शन में है रिजल्टेंट, जबकि विपरीत डायरेक्शन में है आर्मेचर फ्लक्स। तो क्या होगा, आर्मेचर फ्लक्स विपरीत डायरेक्शन में है तो सुनिए ये हमारा ग्राफ आएगा। अब इसमें क्या करते हैं हम, मैक्सिमम आर्मेचर करंट के लिए पोल को आधा पोल पिच, यानी हम इसमें जीरो है तो हम इसको बढ़ाएंगे, और बढ़ाएंगे कैसे, एक्साइटेशन उत्तेजन बढ़ा के। अल्टरनेटर सदैव ही पृथक उत्तेजित होते हैं, उसको एक्साइट, उसकी फील्ड को एक्साइट किया जाता है अलग से डीसी शंट जनरेटर के माध्यम से। तो क्या करेंगे, अतः मैक्सिमम आर्मेचर करंट, तभी तो फ्लक्स जनरेट होगा, के लिए
पोल्स को, आधा पोल पिच को, आधा पोल पिच यानी शॉर्ट पिच, आधा पोल पिच, पूरी पोल पिच कितनी होती है 180 डिग्री, तो आधा कितना हो जाएगा 180/2 बराबर 90 डिग्री गति की दिशा में अग्रसर करना होगा। जो प्रभाव पड़ेगा जिसके कारण क्या होगा, ईएमएफ मैक्सिमम होगा, आर्मेचर करंट शून्य होगी। तो इस प्रभाव को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, या तो हम पोल पिच को क्या करेंगे, आधा पोल पिच करेंगे, 90 डिग्री आगे कर देंगे, या फिर आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स की विपरीत दिशा में होता है। ये हमने देख लिया यहाँ पर। आर्मेचर फ्लक्स क्या होता है, मेन फ्लक्स के, यहाँ पर लिख भी देती हूँ, आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स के विपरीत दिशा में होता है, जिससे विचुंबकन प्रभाव पड़ता है, जिससे विचुंबकन प्रभाव पड़ता है। ये सारी थ्योरी आपको समझाने के लिए है। आईटीआई में डायरेक्ट, बार बार ये कह रही हूँ, आईटीआई में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो तभी आप कर पाओगे जब आपको समझ में आएगा। आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहला क्वेश्चन। आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव कितने तरह के होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हमने पढ़ा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कब होता है, इकाई यूनिटी पावर फैक्टर पर। दूसरा हमने पढ़ा डीमैग्नेटाइजेशन, विचुंबकन कब होता है, लैगिंग पावर फैक्टर पर। और इनके प्रभाव को निरस्त करने के लिए, यानी इसको क्या करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं उस टॉपिक पे। ये आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स की विपरीत दिशा में होता है, इसलिए क्या प्रभाव पड़ता है, विचुंबकन प्रभाव पड़ता है। अब विचुंबकन होना, जो मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुकी हूँ कि विचुंबकन यानी डीमैग्नेटाइजेशन होना, यानी डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब है फ्लक्स को कम करना, जिससे ईएमएफ क्या होगा, कम हो जाएगा, जिससे ईएमएफ कम होता है। ईएमएफ को बढ़ाने के लिए प्रत्यावर्तक की फील्ड जो सामर्थ्य होती है उसको बढ़ाया जाता है। और उसको कैसे बढ़ाया जाता है, उसको एक्साइटर को, यानी उसकी उत्तेजन क्षमता को बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पर ईएमएफ को बढ़ाने के लिए ये डबल स्टार, ट्रिपल स्टार जो भी बना रही हूँ ना, ये इम्पोर्टेंट है। आपको दिखाई दे रहा है, 1 मिनट का, जो मैंने डबल लाइनिंग की है, क्या होता है, लैगिंग पर डीमैग्नेटाइजेशन प्रभाव होता है। बार बार रिपीट कर रही हूँ इन चीजों को, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। ईएमएफ को बढ़ाने के लिए, अब डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है, ईएमएफ को कम करता है। अब ईएमएफ को बढ़ाने के लिए प्रत्यावर्तक की क्षेत्र सामर्थ्य, यानी फील्ड की स्ट्रेंथ को, क्षेत्र सामर्थ्य बढ़ाई जाती है। तो क्या करेंगे, फील्ड को एक्साइट करते हैं एक्साइटर के माध्यम से, तो उसकी एक्साइटर को क्या करेंगे, उसकी उत्तेजन बढ़ा देंगे। तो ये भी क्वेश्चन आता है आपका सीधे ही, अगर लैगिंग पावर फैक्टर पर डीमैग्नेटाइजेशन प्रभाव पड़ता है और मतलब विचुंबकन प्रभाव पड़ता है, तो क्या करेंगे, तो सीधा ही है, क्षेत्र प्रत्यावर्तक की क्षेत्र सामर्थ्य बढ़ाएंगे। किसके माध्यम से, एक्साइटर के माध्यम से। तो सीधा ही क्वेश्चन, उत्तेजन बढ़ाते हैं, कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, ये आपके ऑप्शंस में होगा, तो आपको पता होना चाहिए। जब विचुंबकन प्रभाव होता है तो उत्तेजन बढ़ाते हैं, और चुंबकन प्रभाव यानी वो ज्यादा उसको मैग्नेटाइज कर रहा है तो उत्तेजन क्षमता घटा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन एट जीरो लीडिंग, पहले क्या था लैगिंग, अब करेंगे लीडिंग यानी अग्रगामी, लीडिंग पावर फैक्टर पर क्या इफेक्ट डालता है। तो लीडिंग पावर फैक्टर पर क्या इफेक्ट डालेगा, मैग्नेटाइजेशन यानी चुंबकन प्रभाव पड़ेगा, मैग्नेटाइजिंग। नाम से ही पता चल रहा है कि ये चुंबकीय प्रभाव डालेगा। तो लैगिंग पावर फैक्टर में तो क्या था, धारा तो
उसका उल्टा हो जाएगा, उसमें धारा 0 और ईएमएफ मैक्सिमम था। यहाँ पर क्या होगा, धारा मैक्सिमम, आर्मेचर धारा क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, तथा ईएमएफ 0। मेन फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स, जो इसमें क्या होगा, मेन फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स समान दिशा में कार्य करेंगे, समान दिशा में कार्य करते हैं। मतलब आपस में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, परस्पर सहायक होते हैं। मुख्य फ्लक्स सबल होने के कारण ईएमएफ अधिक होता है, जिसके समंजन के लिए क्या किया जाता है, जिसके समंजन के लिए, एडजस्टमेंट कहते हैं इंग्लिश में, के लिए उत्तेजन घटाना पड़ता है। ये मैं बता चुकी हूं आपको। उत्तेजन यानी एक्साइटेशन, उत्तेजन घटाना पड़ता है। विचुंबकन प्रभाव में एक्साइटेशन बढ़ानी पड़ती है और उसकी फील्ड सामर्थ्य को स्ट्रोंग बनाना पड़ता है, जबकि मैग्नेटाइजेशन में क्या है, पहले से ही इसका जो चुंबक के प्रभाव है बहुत ज्यादा है, तो उसको क्या करेंगे, एक्साइटर से एक्साइटेशन को कम करेंगे। इसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से, सेम डायरेक्शन में मेन फ्लक्स, ये हमारा आर्मेचर फ्लक्स, और इसका जो फेजर बनेगा वो इस तरीके से सेम डायरेक्शन में है। तो ये हमारा रिजल्टेंट, ये फील्ड और ये आर्मेचर, तीनों एक ही डायरेक्शन में। नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें लेते हैं, ये हो गया हमारा आर्मेचर रिएक्शन के 3 प्रभाव कैसे होते हैं, और डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने आपको बता दिया है। ज्यादा इसको गहराई से डायग्राम बना के ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा गहराई से करोगे उतने ही मेन पॉइंट को से हटते जाओगे। जितना आपका पूछा जाता है उतना मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अल्टरनेटर में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो आर्मेचर प्रतिरोध के कारण होता है, आर्मेचर प्रतिघात के कारण होता है और आर्मेचर प्रतिक्रिया, तीनों के कारण होता है। नेक्स्ट टॉपिक या फिर नेक्स्ट नोट ही लिख लो। आर्मेचर में अल्टरनेटर में वोल्टेज ड्रॉप, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, चाहे कंपटीशन एग्जाम में ले लो, चाहे आईटीआई का भी अच्छा पेपर बनता हो तो तब भी पूछा जा सकता है। अल्टरनेटर में वोल्टेज ड्रॉप किसके कारण होता है, एक तो आर्मेचर प्रतिरोध, जो आपको पता है डीसी में भी होता है, आर्मेचर प्रतिरोध यानी आर ए। दूसरा आर्मेचर प्रतिघात, आर्मेचर प्रतिघात जिसको कहते हैं रिएक्टेंस, प्रतिकार्यता भी कहते हैं प्रतिघात को हिंदी में, प्रतिघात या प्रतिकार्यता। इसको XL से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा किसके कारण होता है, आर्मेचर प्रतिक्रिया। इन तीनों के कारण अल्टरनेटर में वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो हम प्रतिरोध को, हमें पता ही है आर्मेचर प्रतिरोध, आर्मेचर प्रतिक्रिया हम पढ़ चुके हैं। अब इसको देख लेते हैं हम, आर्मेचर प्रतिघात या प्रतिकार्यता क्या होती है। अब अल्टरनेटर में जो लोड करंट द्वारा जो फ्लक्स, इसको देखते हैं। अल्टरनेटर में भार धारा यानी लोड करंट द्वारा उत्पन्न कोई भी फ्लक्स यानी उपयोगी फ्लक्स जो मेन फ्लक्स का सहयोग नहीं करता है, लीकेज फ्लक्स कहलाता है। ये हमें पता है।
या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि लोड करंट द्वारा उत्पन्न जो फ्लक्स होता है और आर्मेचर वाइंडिंग से तो मतलब कनेक्ट रहता है, पर उस पर कोई इफेक्ट नहीं, उसके साथ कोई संबंध नहीं रखता, फील्ड वाइंडिंग से का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो इसको हम भाषा में कैसे लिखेंगे? अल्टरनेटर में भार धारा यानी लोड करंट द्वारा उत्पन्न कोई भी फ्लक्स जो लोड करंट के द्वारा जो उत्पन्न फ्लक्स होता है वो उपयोगी फ्लक्स या मेन फ्लक्स का सहयोग नहीं करता, लीकेज फ्लक्स कहलाता है। या फिर लोड करंट द्वारा उत्पन्न फ्लक्स जो आर्मेचर वाइंडिंग से तो गुथित होता है पर फील्ड वाइंडिंग से नहीं, तो वो भी लीकेज फ्लक्स कहलाता है। मतलब जो लोड करंट के द्वारा, यानी आर्मेचर पर लोड है तो आर्मेचर वाइंडिंग से तो कनेक्ट रहता है पर फील्ड वाइंडिंग से उसका कोई संबंध नहीं होता है, तो वो लीकेज फ्लक्स कहलाता है। अब लीकेज फ्लक्स हमारी लोड करंट की जो टर्मिनल वोल्टेज होती है उस पर निर्भर करता है। ये जो लीकेज फ्लक्स है किस पर निर्भर करेगा? लोड करंट की टर्मिनल वोल्टेज पर। तो ये सब क्यों बता रही हूं मैं? क्योंकि क्या होता है, जो ये लीकेज फ्लक्स है आर्मेचर वाइंडिंग से लिंक होने के कारण क्या करता है, इसके अंदर क्या होता है, स्वप्रेरण उत्पन्न होता है। लीकेज फ्लक्स आर्मेचर वाइंडिंग से लिंक होने के कारण, आर्मेचर वाइंडिंग से तो लिंक होता है पर फील्ड वाइंडिंग से नहीं होता, लिंक होने के कारण इसमें स्वप्रेरकत्व उत्पन्न होता है। स्वप्रेरकत्व क्या होता है? L बराबर N∅/I उत्पन्न होता है। और आर्मेचर वाइंडिंग में धारा का प्रत्यावर्तन होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, L बराबर N∅/I उत्पन्न होता है स्वप्रेरकत्व। और आर्मेचर वाइंडिंग में धारा का प्रत्यावर्तन यानी अल्टरनेशन होता है, तो कोइल का रिएक्टेंस होता है। तो कोइल का रिएक्टेंस यानी प्रतिघात या प्रतिकार्यता होता है। रिएक्टेंस क्या होता है? फॉर्मूला XA बराबर 2πfL। तो मतलब इसके कारण भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो हम इसके वोल्टेज ड्रॉप को क्या मान सकते हैं? वोल्टेज ड्रॉप बराबर IXL। ये इसके कारण ये वोल्टेज ड्रॉप होगा। नेक्स्ट करते हैं हम, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अल्टरनेटर की जो रेटिंग होती है वो किस में दी जाती है? रेटिंग ऑफ अल्टरनेटर या प्रत्यावर्तक किलोवाट में ना देकर किस में दी जाती है? केवीए में दी जाती है। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि अल्टरनेटर की रेटिंग किस में दी जाती है? केवीए में दी जाती है। जबकि मशीनों की रेटिंग किस में दी जाती है? किलोवाट में। क्योंकि इसकी जो क्षमता या रेटिंग किस पर डिपेंड करती है? इसके ताप पर, कि जैसे जैसे मतलब मशीन गर्म होती है, जैसे लॉसेज होते हैं उसके, आयरन लॉसेज, कॉपर लॉसेज, हीट जो जनरेट करती है उस पर इसकी रेटिंग डिपेंड करती है। तो अल्टरनेटर की जो रेटिंग है वो केवीए रखी जाती है। वो क्यों रखी जाती है? और
किलोवाट में ना देकर केवीए में क्यों? हमने अभी थोड़ी देर पहले अल्टरनेटर की आर्मेचर रिएक्शन पढ़ी और हमने ये भी देखा कि अल्टरनेटर में जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं वो किसके कारण होते हैं? एक तो आर्मेचर प्रतिरोध के कारण, आर्मेचर रिएक्टेंस के कारण और आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण। मतलब इससे हमारा तो क्या होगा, क्षमता घटती जाएगी। केवीए हमारी एपरेंट पावर है, जिसका ये पावर फैक्टर का मतलब पावर फैक्टर पर निर्भर नहीं करती है, मतलब चेंज नहीं होती है। जबकि किलोवाट क्या होते हैं, पावर फैक्टर जैसे जैसे बदलते हैं तो किलोवाट भी बदलते हैं और केवीए पर पावर फैक्टर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए रेटिंग जो होती है केवीए में दी जाती है। और हमारा जो प्राइम मूवर होता है, एक्साइटर जिसको हम कहते हैं, एक्साइट करने के लिए जो प्राइम मूवर लिया जाता है, उसकी रेटिंग किस में दी जाती है? किलोवाट में। सबसे पहले तो जो ध्यान में रखनी है वो चीज लिख लेते हैं हम। अल्टरनेटर में किलोवाट पावर फैक्टर, ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूं पर बोल पूरा रही हूं, तो आप इसको पूरा लिखिए। पावर फैक्टर बदलने पर बदलते हैं, बदलने पर बदलते हैं, क्योंकि हमारी जो पावर होती है किलोवाट में, पी जो पावर होती है 3 VL IL cos फाई, ये फॉर्मूला हम सबको पता है। तो ये हमारी वोल्टेज और करंट पर डिपेंड करती है और पावर फैक्टर के साथ जो पावर होती है इस पर निर्भर करती है। तो मतलब अगर हम अल्टरनेटर की रेटिंग किलोवाट में दे देते हैं तो पावर फैक्टर के बदलने पर उसकी रेटिंग भी बदल जाएगी, किलोवाट भी बदल जाएंगे। यूनिटी पर करेंगे, देखो यूनिटी पावर फैक्टर कितना होता है, इकाई होता है ना। तो अगर हमने 100 किलोवाट लिया है तो यूनिटी पे तो 100 ही रहेगा। अगर हमने 0.8 पावर फैक्टर पर लिया है तो किलोवाट में कितना हो जाएगा? तो एक ये हो जाएगा 80 पावर, तो मतलब ये चेंज हो जाएगा। इसलिए हम किलोवाट में पावर फैक्टर बदलेगा तो हमारा किलोवाट भी बदल जाएगा। इसलिए हम इसकी रेटिंग किलोवाट में न देकर केवीए में देते हैं, ये क्योंकि इसका रीजन है ये, ठीक है। और दूसरा रीजन, पहला रीजन तो ये है, पावर फैक्टर के बदलने पर किलोवाट बदल लेंगे। क्यों बदलेंगे? क्योंकि P बराबर होता है √3 VL IL cos फाई। जबकि केवीए पर पावर फैक्टर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए अल्टरनेटर की रेटिंग केवीए में दी जाती है। और जबकि प्राइम मूवर की, जिससे उसे एक्साइट करते हैं, जबकि प्राइम मूवर की रेटिंग किलोवाट में दी जाती है। नेक्स्ट, वोल्टेज रेगुलेशन। अल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज में बराबर E0 माइनस V बटा V। E0 नो लोड वोल्टेज, V फुल लोड वोल्टेज, परसेंटेज में है मल्टीप्लाई 100। ये है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? नो लोड से फुल लोड वोल्टेज के बीच में जो परिवर्तन होता है वोल्टेज का, उसको कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन हमारी लोड करंट और पावर फैक्टर पर निर्भर करती है। वोल्टेज रेगुलेशन, जो बदलाव होते हैं नो लोड से लेकर फुल लोड के बीच में वोल्टेज में, वो वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। और वोल्टेज रेगुलेशन किस पर डिपेंड करती है? वोल्टेज रेगुलेशन लोड करंट और पावर
फैक्टर पर निर्भर करती है। मतलब हमारा जो लोड करंट है और पावर फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अल्टरनेटर में। तो ध्यान से पढ़िए एक एक टॉपिक, और जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको शॉर्ट नोट्स मतलब एक ब्रीफ स्टडी भी करवाऊंगी, जिसमें 2 पेज में आप पूरे अल्टरनेटर को एक साथ वापस से रिवाइज कर पाओ। ये जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो इकाई पावर फैक्टर पर तो 8 से 15%, मतलब पहला यूनिटी पावर फैक्टर पर 8 से 15%, शून्य पर यानी 0 पावर फैक्टर पर 30%, 0.8 पश्चगामी पावर फैक्टर पर लगभग 20%, और लीडिंग पावर फैक्टर पर, लीडिंग यानी अग्रगामी पावर फैक्टर पर V का यानी फुल लोड वोल्टेज का मान नो लोड वोल्टेज से अधिक होता है।